तो करेंगे मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर नोट्स के माध्यम से इसको कवर करने का प्रयास करते हैं। तो मराठा साम्राज्य जो है, ये सबसे पहले मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो शिवाजी थे। कौन थे? शिवाजी थे। शिवाजी थे मराठा साम्राज्य के संस्थापक जो थे शिवाजी है। इसके डिटेल नोट्स को हम लोग कवर करेंगे, थोड़ा सा इसका परिचय हम लोग जान लेते हैं, इसके बाद नोट्स पढ़ेंगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा। ठीक है, तो संस्थापक शिवाजी हुए। ठीक है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन हुए? शिवाजी हुए। इनका राजनीतिक गुरु जो थे वो कौन थे? गोंड देव थे। कौन थे? इनका राजनीतिक गुरु गोंड देव थे। राजनीतिक गुरु कौन थे? गोंड देव थे। इनका इस कहा जाता है कि गुरु भी थे, संरक्षक भी थे, और इनका दादाजी भी थे। मतलब गोंड देव कौन थे? तो इनका राजनीतिक गुरु थे, इनका संरक्षक भी थे, इनका क्या थे? दादाजी भी थे। किसका? तो शिवाजी के। ठीक है, शिवाजी के मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन? शिवाजी। ठीक है, और एक और पूछता है कि इसका आध्यात्मिक गुरु कौन हुए थे, यानी कि धार्मिक गुरु कौन थे? तो इनका धार्मिक गुरु रामदास थे। कौन थे? रामदास। कौन थे? रामदास थे। ठीक है, थोड़ा सा इनका परिचय के बारे में जानकारी ले लेते हैं, फिर नोट्स पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखते हैं कि शिवाजी के जन्म जब हुआ था, कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1627 को हुआ था। 6 अप्रैल 1627 को हुआ था। ठीक है, इनका मृत्यु जो हुआ था 3 अप्रैल 1680 में हुआ था। यानी कि देखिए 6 अप्रैल का जन्म, 3 अप्रैल के मृत्यु। किनका? शिवाजी के। कब हुआ था जन्म? तो 6 अप्रैल 1627 को। मृत्यु कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1680 को। ठीक है, इसका जो है ना कि जन्म हुआ था 6 अप्रैल 1627 को, और इसको जो है कि शिवनेर की पहाड़ी दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इसके बाद है कि इनका पिता के नाम जो थे वो शाहजी भोसले थे। कौन सा थे? शाहजी भोसले थे। शाहजी भोसले जो थे वो कछवाहा राजपूत थे। राजपूत में हर एक प्रकार के होता है, वो कछवाहा राजपूत कौन थे? तो शाहजी भोसले। किनका पिता थे? तो शिवाजी के पिता थे। ठीक है, इनका माता जीजाबाई। इनका माता जीजाबाई। ठीक है, पत्नी कौन था? तो साई बाई था। पत्नी कौन था? तो साई बाई था। ठीक है, साई बाई। और इनका शादी जो हुआ था कब हुआ था? तो इनका विवाह हुआ था 1680 में। किन से हुआ था? तो साई बाई से हुआ था। ठीक है, यह अपने जीवन में बहुत सारे किला को मतलब जीते थे। जैसे मान लेते हैं कभी कभी 35 भी देता है, कभी कभी 36 भी देता है, यानी कि 36 किला को इन्होंने क्या किया था? तो जीता था। और सब बहुत मतलब किला जीते हुए हैं, जिसमें जो है 4-5 जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लेते हैं कि सिंहगढ़ के किला कब जीते थे? 1643 में। 1643 में। फिर है तोरन के किला कब जीते थे? तो 1646 में। पुरंदर के किला कब जीते थे? तो 1648 में। पुरंदर के किला कब जीते थे? 1648 में। फिर जवाली का किला कब जीते थे? तो 1656 में। 4-5 को किला है इंपॉर्टेंट, जो कि महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 1643, 1646, 1648, 1656। सिंहगढ़ के किला, तोरन के किला, पुरंदर के किला, जवाड़ी के किला। ठीक है, टोटल कितना था? 36 किला था। कितना था? 36 किला मतलब जीते थे, जिसमें आगे चलेंगे जो कि 23 किला इन लोग की संधि हो गया था। आगे पढ़ेंगे। आगे देखिए 1659 में बीजापुर के सेनापति जो था वो असफल खां था। ठीक है, इन लोग के बीच क्या होता था कि एक आक्रमण हुआ था। बीजापुर के सेनापति जो थे अफजल खां थे। जिससे कि मान लेते हैं कि यह दक्षिण भारत में पूरा प्रस्ताव शिवाजी के छा गया था। तो औरंगजेब, जिसे मुगल शासक जो था वो औरंगजेब था। तो औरंगजेब जो था वो क्या करता है ना कि बीजापुर के सेनापति अफजल खां को उसे भेंट करने के लिए मतलब जाता है, उसे मतलब मारने के लिए जाता है। लेकिन इस अफजल खां और क्या बोलते हैं शिवाजी के साथ क्या होता है कि 10 नवंबर 1679 को क्या होता है कि दोनों में मतभेद हो जाता है, जिसके कारण अब अफजल खां को मृत्यु हो जाता है। क्या होता है? अफजल खां को मृत्यु हो जाता है। तो फिर औरंगजेब को पता चलता है, तो फिर औरंगजेब फिर से क्या करता है कि औरंगजेब के एक मामा था। कौन था? मामा था शाइस्ता खां। कौन था? शाइस्ता खां। उसको 1663 में भेजता है शिवाजी के दरबार में, और शिवाजी से मतलब युद्ध करने के लिए, शिवाजी को हराने के लिए। शाइस्ता खां। ठीक है, शाइस्ता खां को कौन भेजता है? औरंगजेब भेजता है। औरंगजेब के कौन था? तो मामा था। और यह जो था कि ये भी जाता है शिवाजी को मतलब मारने के लिए, भेंट करने के लिए जाता है। तो इन्होंने जैसे मारने की कोशिश करता है, उसी तरह से शिवाजी एक अंगूठी पहनते थे, जो आज के डेट में उसको लगता है कि फाइटर या क्या बोला जाता था। तो वही खंजर टाइप में होता था, और उसी को जैसे या गला लगते हैं तो शाइस्ता खान जैसे मारने का प्रयास करता है, तो क्या करते हैं कि शिवाजी तुरंत खंजर निकालते हैं और इसको मार देते हैं, यानी कि इसको खत्म कर देता है। ठीक है, इसके बाद जब औरंगजेब को पता चलता है, नहीं भाग जाता है, मार नहीं देते, हत्या नहीं करता है। जब खंजर से छील छाल देते हैं तो ये भाग जाता है। तो औरंगजेब के पास जाता है, तो कहता है कि इतना ताकतवर कैसे है मतलब शिवाजी, और पूरा दक्षिण भारत में तहका महका मचाया हुआ है। तो फिर एक क्या करता है कि औरंगजेब जो है कि आमेर के राजा जयसिंह को अपने मिला लेता है। क्या करता है? आमेर के राजा जो था जयसिंह, वो क्या करता है कि अपने में मिला लेता है, और कहता है औरंगजेब ना जयसिंह को कि अगर तुम शिवाजी को बंदी बनाकर मेरे पास लाओगे, मुर्दा या मारकर या जिंदा, तो तुम्हें मतलब एक शर्त देता है कि यहाँ के शासक घोषित कर दूंगा। तो यह जयसिंह क्या करता है? जय सिंह जो यही क्या करता है, जाता है शिवाजी के पास, और शिवाजी को जो किला था उसको पूरा किला को घेर लेता है। क्या करता है? पूरा किला को घेर लेता है। काफ़ी सेना था, और पूरा किला को कम से कम 15-20 दिन तक मतलब घेरले रह जाता है। तो शिवाजी को आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगता है। तो इसीलिए वो प्रस्ताव रखता है। क्या रखता है? प्रस्ताव रखता है संधि करने के लिए। किससे? तो जय सिंह से। तो फिर जय सिंह मान जाते हैं कि ठीक है संधि हम लोग करेंगे। तो शिवाजी और जय सिंह के बीच संधि होता है, उसी को नाम है पुरंदर के संधि। क्या नाम है? पुरंदर के संधि। कब हुआ था? तो 1665 में। क्वेश्चन पूछता है कि पुरंदर के संधि कब हुआ? तो 1665 में। किसके बीच हुआ? तो शिवाजी और जय सिंह के बीच में हुआ था। इसमें संधि में क्या हुआ?
जब शिवाजी को कमर टूट गया, मतलब कमर टूटने का मतलब क्या है कि वो तो सामने गिर गए, तो शिवाजी जब गिर गए तो शिवाजी के साथ संधि हुआ, तो संधि हुआ तो जितना किला ही जीत लेते ना, लमसम 36 या 35 किला, तो उसमें क्या किया कि 23 किला को जो है कि जयसिंह को दे दिया। कितना? 23 किला को जयसिंह के दे दिया गया। फिर है पहला ही संधि में शर्त रखा गया। दूसरा शर्त रखा गया कि जयसिंह दूसरा शर्त रखे कि शिवाजी को एक बार औरंगजेब के दरबार में जाके मिलना होगा, औरंगजेब के दरबार में मिलना होगा, प्रस्ताव रखे थे। तो शिवाजी कहा ठीक है, मंजूर है। तीसरा प्रस्ताव रखे थे कि शिवाजी का एक पुत्र था, उनको क्या किया था कि मतलब वहाँ औरंगजेब के दरबार में सुविधा मतलब कोई पद पर रखने के लिए, मतलब बोले थे वहाँ के सेवक करने के लिए, जिसमें उसको 500 मनसब तय किया गया था, 500 या 5000 मनसब देने का तय किया गया था। तो इवी संधि को मतलब स्वीकार कर लिए थे। कौन? शिवाजी। तो स्वीकार कर लेते हैं। एक और था, मतलब इसी तरह से जो है कि संधि को स्वीकार कर लेते हैं। तो वही दरबार में जब जाता है शिवाजी, औरंगजेब के दरबार में जाते हैं, तो औरंगजेब के दरबार में कोई भी जाता था तो शिवाजी जो है कि वो कभी नहीं किसी के सामने झुकते थे, किसी के सामने नहीं झुकते थे। लेकिन जब वहाँ औरंगजेब के पास गए तो वहाँ पर जो भी सेवक सेना जाता था तो उनके दरबार में झुक कर जाता था। और इन्होंने झुका नहीं, और मतलब वैल्यू मतलब औरंगजेब की एक तरह से नहीं दिया था। यही दोनों के बीच औरंगजेब और शिवाजी के बीच फिर से क्या होता है, दोनों में मुठभेड़ हो जाता है। तो क्या होता है कि इसको शिवाजी को औरंगजेब ने बंदी बनाकर छल पूर्वक, मतलब इसको तो बुलाया गया था कि एक बार भेंट करना है, लेकिन इसको छल कपाट से क्या करता है कि इसको बंदी बना लेता है। कौन? औरंगजेब। बंदी बना के और 1666 में इसको कैद कर देता है आगरा नगर में। कहाँ कैद करता है? आगरा नगर में। शिवाजी को औरंगजेब कैद कर लेता है धोखे से, और कहाँ रखता है? तो आगरा नगर में। कब कैद किया था? तो 1666 में धोखे से इसको कैद मतलब ऐसी कर दिया था, आगरा के नगर में रख देता है। तो फिर क्या होता है कि औरंगजेब कैद कर दिया तो शिवाजी क्या करते थे कि शिवाजी जो है कि अपने जन्मदिन पर वही कैदी खाना में अपने जन्मदिन पर कुछ उपहार या कुछ अपने बंटवावा करते थे गरीब में। तो उसी तरह से एक बार क्या हुआ कि उनका जन्मदिन या कुछ मतलब ऐसे ही कुछ था, तो उन्होंने क्या किया कि अपना पूरा शरीर का जो बाल होता है, दाढ़ी होता है, सारा को मतलब मुड़वा लेता है ताकि कोई को पता नहीं चला। और वह त्यौहार या उनका जन्मदिन के समय वह भाग निकलते हैं। क्या निकलते हैं? औरंगजेब से भाग निकलते हैं। औरंगजेब आगरा के किला से भाग निकलते हैं। कैद किया गया था वहाँ से इन्होंने भाग जाते हैं और दोबारा क्या करते हैं, गद्दी पर बैठते हैं। और पहला सूरत को लूटे थे 1664 में, सूरत को लूटा था 64 में। फिर दोबारा जब आते हैं तो फिर से दोबारा क्या करते हैं, लूटपाट करना शुरू कर देते हैं। दूसरा बार 1670 में लूटते हैं, 1670 में लूटते हैं। फिर क्या हुआ था, 23 किला जो दिया था उसको किनको, तो इस जयसिंह को देते हैं, 23 किला देते हैं। तो यही 23 किला पर फिर से आक्रमण करते हैं और 21 किला को मतलब इन्होंने फिर से जीत जाते हैं। और 1674 में फिर से इनका राज्याभिषेक होता है। कहाँ? तो रायगढ़ में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? रायगढ़ में। जब दोबारा आते हैं वहाँ कैदी से भाग कर, औरंगजेब के जाल से भाग कर आते हैं, तो दोबारा राज्याभिषेक 1674 में होता है। दोबारा कहाँ होता है? रायगढ़ में होता है 1664 में। ठीक है, और इसका राज्याभिषेक कौन करता है? तो गंगा भट्ट करते हैं। कौन करते हैं? गंगा भट्ट कौन थे? तो वो काशी के विद्वान, मतलब कह सकते हैं पंडित थे। कौन थे? काशी के पंडित थे। ठीक है, और उसी समय शिवाजी जो है कि गौ हत्या का पूर्ण प्रतिबंध लगाए थे। गौ हत्या का पूर्ण प्रतिबंध शिवाजी लगाए थे। कब? जब गद्दी पर बैठे थे। राज्याभिषेक 1674 में हुआ था। और उसी समय गौ हत्या का प्रतिबंध लगाया था। उसी समय उपाधि एक धारण किए थे, वही था छत्रपति शिवाजी। छत्रपति के उपाधि पूछता है कि छत्रपति के उपाधि कब ग्रहण किए थे? तो 1674 में, जब रायगढ़ के किला पर बैठे थे, जब दूसरा बार राज्याभिषेक हुआ था। छत्रपति शिवाजी के उपाधि मतलब धारण किए थे, गौ हत्या का प्रतिबंध लगाए थे, और वहीं से सूर्यवंशी कहलाए थे। क्या कहलाए थे? सूर्यवंशी। ठीक है, और शिवाजी ने अंतिम अभियान, और नोट्स से क्लियर हम लोग करेंगे, लेकिन थोड़ा ये सब थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, जैसे टेलर बोलते हैं ना, उस तरह से थोड़ा सा टेलर ही माध्यम से देख लेते हैं। इसके बाद नोट्स से फुल जानकारी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, जैसे कि फुल जैसे फिल्म होता है उसी तरह से देखने का प्रयास करेंगे। तो देख पा रहे होंगे कि शिवाजी ने काफ़ी अभियान किया था, जिसमें 36 किला जीता था, जिसमें अंतिम अभियान पूछता है, बहुत क्वेश्चन पूछता है कि शिवाजी का अंतिम अभियान कौन था? तो कर्नाटक था, कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक के पहले क्या बोलते थे? कर्नाटक के राजधानी जो था बेंगलुरु अभी है, लेकिन कर्नाटक के पहले राजधानी जिंजी था। तो वही लास्ट जो है ना कि जिंजी के किला को जीता था, यानी कि जिंजी के किला, यानी कि पूछता है शिवाजी के अंतिम अभियान कौन सा था? जिंजी का किला, जिंजी यानी कि कर्नाटक का राजधानी था पहले जिंजी, अब हो गया बेंगलुरु। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि शिवाजी के अंतिम अभियान कब हुआ था? तो 1677-78 में, 1677-78 में अंतिम अभियान। एकदम इंपॉर्टेंट है, बीबीआई एकदम पूछेगा कि शिवाजी के अंतिम अभियान कौन सा था। और अभियान हम लोग देखेंगे जो इंपॉर्टेंट होगा तो नोट्स के माध्यम से देखेंगे। अंतिम अभियान जिंजी का किला कब हुआ था? 1677 से 78। ठीक है, अब देखिए शिवाजी के दरबार में 8 मंत्री लोग रहते थे, 8 मंत्री लोग रहते हैं। इसी को अष्टदिग्गज कहा जाता था, अष्ट प्रधान कहा जाता था। यानी कि पूछता है कि अष्ट प्रधान किसके दरबार में रहते थे? तो शिवाजी के दरबार में। अष्ट प्रधान किसके दरबार में रहते थे? तो शिवाजी के दरबार में। यानी कि 8 प्रकार के मंत्री था, सबके अलग अलग नाम था। जैसे पेशवा को हम लोग कहते थे प्रधानमंत्री, यानी कि प्रधानमंत्री। पेशवा कहते थे किसको? तो प्रधानमंत्री के। क्वेश्चन पूछता है कि पेशवा का अर्थ क्या होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, फिर है सर ए नवात, इसका होता है सैन्य अधिकारी। जो सैन्य अधिकारी करता है उसी को सर ए नवात कहते हैं। अमात्य जो आय व्यय को देख रेख करता है उसको अमात्य से बोलते थे। सुमंत जो विदेश मंत्री होता था उसको सुमंत बोलते थे, चिटनासी
चिटनासी, जो पत्र विभाग का मालिक होता था उसको चिटनासी बोलते थे। वाकिया किसको बोलते थे? जो गुप्तचर रहता था, गुप्तचर पुलिस ये सब रहता था, अधिकारी रहता था, उसको क्या बोलते थे? वाकिया। डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन पूछता है, इसलिए एक बार रिकवर करिएगा। पेशवा प्रधानमंत्री, सर ए नवाज सैन्य अधिकारी, अमाद से आय व्यय का देख रेख करना, सुमंत विदेश मंत्री, चिटनीस पत्र का विभाग, और वाकिया तो गुप्तचर विभाग। तो देख पा रहे होंगे आप लोग कि ये सब जो है कि इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लीजिएगा और नोट्स के माध्यम से हम लोग क्लियर करेंगे। फिर क्या होता है, जब शिवाजी गद्दी पर राज्याभिषेक होता है रायगढ़ में 1774 में, तो यह दो साम्राज्य जो है ना कि दो भागों में बढ़ जाता है। दो भागों में बांट के वो काम करते थे। शिवाजी जो थे साम्राज्य को दो भागों में बांट के काम करते थे। एक तो स्वराज था, एवं मुद्धतई। स्वराज का मतलब क्या होता था ना कि यहाँ से कोई कर नहीं लेते थे। जैसे स्वराज का मतलब जो था अपना क्षेत्र में ही जो रहता था उसी को स्वराज बोलते थे। जैसे शिवाजी का जितना भी अगल बगल का क्षेत्र था उसी को स्वराज बोलते थे। वहाँ से वह कोई टैक्स नहीं लेता था। क्या करता था? कोई टैक्स नहीं लेता था। और वही था मधुतई, जो कि मुगल के क्षेत्र में भी होता था और शिवाजी के भी क्षेत्र में होता था। तो यहाँ पर क्या करते थे? वह टैक्स लेते थे। जैसे चौथ कर था, पूछता है कि चौथ क्या है? चौथ था तो एक प्रकार के कर था, ठीक है, एक प्रकार के कर, यानी कि 1/4 भाग पर टैक्स लिया जाता था, ठीक है, 1/4 भाग पर टैक्स लिया जाता था, यानी कि चौथ कर क्या था? तो टैक्स था। कौन शुरू किया था? तो शिवाजी किया था। फिर एक तो सरदेशमुखी कर था, सरदेशमुखी कर 1/10 इससे लिया जाता था, सरदेशमुखी कर, ठीक है। यहाँ पर समझ गए कि साम्राज्य को दो भागों में बांटे, एगो स्वराज एगो मधुतई। स्वराज में कोई टैक्स न लेते थे, जो अपना क्षेत्र में होता है। मान लेते इसका मोटा मोटी हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि अपना मोहल्ला, तो अपना मोहल्ला से कोई टैक्स न लेते थे, लेकिन अगर दूसरा मोहल्ला है तो उसमें दूसरा का भी अधिकार है, वहाँ से टैक्स शिवाजी लेने का प्रयास करते थे, ठीक है। और इसका देख पाते हैं थोड़ा सा सैन्य व्यवस्था में, इसको देख लेते हैं। तो सैन्य व्यवस्था के भी दो भागों में इन्होंने बांटा था। क्या बांटा था? सैन्य व्यवस्था भी इसको दो भागों में था। एगो पागा बोला जाता था, एगो सिलहदार बोला जाता था। ये सब क्लियर करेंगे नोट्स के माध्यम से, थोड़ा सा आप लोग देखने का प्रयास करिए। एक तो होता है पागा, एगो सिलहदार होता था। पागा का मतलब जो होता था ना कि जो उनके दरबार में नियमित जो घोड़ा होता था उसको पागा बोला जाता था। क्या बोला जाता था? पागा, मतलब अपना जो घोड़ा होता था उसको पागा बोला जाता था। और सिलहदार किसको बोला जाता है? जो आक्रमण के द्वारा घोड़ा को मतलब ऐसी किया जाता था ना, जो आक्रमण के द्वारा घोड़ा को लाया जाता था, या इन्होंने से किधर से भी मतलब लान के अपना बना लेता था, उसको अनियमित घोड़ा बोला जाता था। या दरबार थी में या आक्रमण के दौरान जीता गया घोड़ा को क्या बोलते थे? अनियमित घोड़ा। इसी को सिलहदार बोलते थे और पागा बोलते थे, जो नियमित घोड़ा रहता है, जो अपना रहता था। एक और क्वेश्चन पूछता है कि पैदल सेना थी शिवाजी को, पैदल सेना किसे कहा जाता है? पैदल सेना किसे कहा जाता है? तो पैदल सेना पाइक का कहा जाता है, पाइक को कहा जाता है। ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं, नोट्स के माध्यम से हम लोग क्लियर करेंगे। तो अब देखिए शिवाजी के बारे में यहाँ पर खत्म हो गया। अब शिवाजी के पुत्र आएंगे, संभाजी के बारे में देखेंगे, फिर राजा राम सब के बारे में देखेंगे। तो इसको मिटाने का प्रयास करते हैं और फिर आज हम लोग देखेंगे शिवाजी के बारे में पढ़ लिए थे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी थे, ठीक है। शिवाजी के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। शिवाजी जो थे ये दो तरह के मतलब एक किए थे, अश्वसेना किए थे, जैसे पागा और सिलहदार। तो ये वाला हम लोग देख लिए हैं, इस नोट्स में देखेंगे। ये शिवाजी के बाद जो है ना कि गद्दी पर शिवाजी के बाद जो है कि दो भाग में बढ़ जाता है गद्दी। जैसे शिवाजी के दो पुत्र होते हैं, कौन कौन सा होते हैं? तो संभाजी। कौन होते हैं? संभाजी। एक तो राजा राम। कौन होते हैं? राजा राम और संभाजी, ठीक है। तो संभाजी गद्दी पर कब बैठते हैं? तो 1680 से 1689 में बैठते हैं। संभाजी जो है गद्दी पर कब बैठते हैं? 1680 से 1689। इनका पत्नी कौन था? यशुबाई था इसका पत्नी, यानी कि यशुबाई किसका पत्नी था? तो संभाजी के पत्नी थे। यानी कि शिवाजी जब मर जाते हैं 80 में, तो इसके बाद जो है कि गद्दी पर इसके उत्तराधिकारी संभाजी इनका पुत्र होते हैं। और एक और पुत्र थे जो कि राजा राम थे, ठीक है। तो संभाजी उत्तराधिकारी होते हैं जो 1680 में बैठते हैं। 1680 में शिवाजी का मृत्यु होता है, संभाजी बैठते हैं 1689 तक। इनका पत्नी का नाम था यशुबाई, ठीक है। और ये ज़्यादा इसके बारे में डिटेल और जानकारी पढ़ेंगे हम लोग नोट्स के माध्यम से। फिर इनका पुत्र जो हुआ वो शाहू जी हुआ। कौन हुआ? शाहू जी हुआ, ठीक है। तो शाहू जी के क्या हुआ था ना कि शाहू जी के क्या हुआ था कि शाहू जी के इसको पेशवा घोषित कर दिया गया था। कब? 1707 से 1713 तक पेशवा के गद्दी पर बैठे थे। यानी पेशवा का मतलब होता है प्रधानमंत्री, आगे देखेंगे। लेकिन इनका पुत्र शाहू जी था, ठीक है। तो शाहू जी और यशुबाई दोनों के क्या करता है ना कि एक तो युद्ध होता है। जो मुगल बादशाह थे वो औरंगजेब थे। कौन थे? औरंगजेब थे। तो एक तो युद्ध होता है संभाजी के साथ, और यशुबाई और शाहू जी को क्या करते हैं ना कि औरंगजेब जो है कि कैद कर लेते हैं। क्या करते हैं? कैद कर लेते हैं। किसको? यशुबाई को और संभाजी को। संभाजी जब हार जाते हैं तो इनका पत्नी यशुबाई और शाहू जी को कौन? औरंगजेब कैद कर लेता है। उस समय शाहू जी बहुत छोटा होते हैं। कितना होते हैं? बहुत छोटा होते हैं। इनको कैद करके किला में रख दिया जाता है। और शाहू जी को क्या करते हैं ना कि औरंगजेब की एक बेटी थी। कौन? जीनत उल निसा। यही जो है ना कि शाहू जी का देख रेख करती थी या लालन पालन करना किए थी। यानी कि क्वेश्चन पूछता है जैसे शाहू जी उस समय कैद किया था औरंगजेब, तो इस समय बहुत छोटा थे, ठीक है, बहुत छोटा। तो इसका लालन पालन कौन किया था? तो औरंगजेब के बेटी जीनत उल निसा किया था, ठीक है।
और इसके बाद जो है कि उसी समय एक क्या हुआ था ना कि मराठों का जो लुटेरा होता है उसको पिंडारी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है कि मराठों के लुटेरा के समूह को क्या कहते हैं, पिंडारी कहते हैं, जो कि यह बाहुबली में दिखाया गया है, जो घोड़ा के द्वारा मतलब लड़ते थे उसमें दिखाया गया है। ये आगे देखेंगे। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं कि संभाजी जो है ना कि देखिए यही जो है ना कि संभाजी के किसके सहायता से, एक और क्वेश्चन सारा पूछा है, जो इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है वो सारा पूछा हुआ है। यानी कि संभाजी जो थे ना गद्दी पर 1680 से 1689 तक रहते। तो 1680 में किसके सहायता से, क्वेश्चन पूछता है कि संभाजी जो है मराठा साम्राज्य के गद्दी पर किसके मदद से बैठते हैं, तो हमीर मोहिते की सहायता से। किसके सहायता से गद्दी पर बैठते हैं, तो हमीर मोहिते की सहायता से, ठीक है। और अभी जस्ट बताए थे कि उस समय जब गद्दी पर इनके सहायता से बैठे थे कौन, संभाजी 1680 में, तो एक अभियान किए थे मुगल और संभाजी के बीच, मुगल के सूबेदार और ये कौन किए थे, संभाजी किए थे। उसको जैसे मुगल सूबेदार जो था ना वो था दिलेर खां। कौन था, दिलेर खां। और ये संभाजी थे। लेकिन क्या होता है कि ये दोनों के बीच फिर क्या हो जाता है कि संधि हो जाता है। और संभाजी को क्या करते हैं ना कि संभाजी, ठीक है। और दूसरा जो है ना कि दूसरा बार समेश्वर का युद्ध होता है। एक तो अभियान किया था जिसमें इसमें संधि कर लिया संभाजी, दिलेर खां और संभाजी के बीच हुआ था, ठीक है। कौन सा, तो मुगल सूबेदार दिलेर खां और संभाजी के बीच संधि हो गया था। दूसरा बार युद्ध होता है सोमेश्वर का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है, ये क्वेश्चन पूछता है, एकदम भी आई है कि सोमेश्वर का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो मुगल और संभाजी के बीच हुआ था। मुगल और संभाजी के बीच हुआ था। और यही युद्ध में इसके पहले हम बैठता है कि कैद कर लिया गया था। तो इसी युद्ध में संभाजी की मृत्यु कर देता है मुगल लोग। क्या करते हैं, मुगल लोग। और यही संभाजी की पत्नी जो थी उतारा, कौन थी, यशुबाई थी। कौन थी, यशुबाई। तो इसका पत्नी को कैद कर लिया जाता था। और इसका एक पुत्र था साहू जी। कौन था, साहू जी था। साहू जी का भी कैद कर मतलब रखा गया था। तो बहुत छोटा थे। तो उस समय क्या होता था कि उनका बेटी, किनका, औरंगजेब, उस समय शासक कौन कर रहे थे, तो औरंगजेब थे। कौन थे, औरंगजेब। तो औरंगजेब के बेटी जो है उसको लालन पालन मतलब उसका पाल पोष किया था। कौन, जिन्नत उल निसा, ठीक है। ये 1700 और औरंगजेब जो है कि 1707 में मर जाता है, ठीक है। और इसके बाद इसे मान लेते हैं कि ये मुगल जो थे औरंगजेब के 1707 में मृत्यु हो जाता है। और मराठा साम्राज्य के संस्थापक भी इधर जो है कि इसको कैद जब कर लिया था तो ये भी सम्राट खत्म हो जाता है। तब इनका दूसरा भाई जो थे वो राजा राम थे। वो उतना योग्य नहीं थे। तो जब यह साम्राज्य से चले जाते हैं सारा लोग, तो ये दूसरा बार जो है कि साम्राज्य को संभालने के लिए राजा राम आते हैं। कौन आते हैं, राजा राम, जो कि शिवाजी के पुत्र थे, ठीक है। यह 1689 से 1700 तक बैठते हैं। 1689 से 1700 तक। यहाँ तक कहानी खत्म हो गया। संभाजी जो थे उनका बड़ा पुत्र थे शिवाजी के। तो संभाजी जो थे शिवाजी के बड़ा पुत्र थे। और ये गद्दी पर बैठते हैं 1680 में। किसके मदद से बैठते हैं, तो हमीर मोहम्मद के मदद से बैठते हैं। और इनका जो है संभाजी के पत्नी थी यशुबाई और पुत्र साहू जी, दोनों को कैद कर लेता है। कौन युद्ध में, सोमेश्वर के युद्ध में ये दोनों को कैद कर लेता है। संभाजी की मृत्यु हत्या कर देता है। कौन, औरंगजेब। और यशुबाई को कैद कर लिया, साहू जी को कैद कर लिया। साहू जी के लालन पालन कौन किए थे, जिन्नत उल निसा कौन थी, तो औरंगजेब के बेटी थी। यहाँ तक क्लियर हो गया, खत्म हो गया। इसके बाद अगला मराठा साम्राज्य कौन बनेगा, तो राजा राम बनेंगे। कौन बनेगा, राजा राम बनेंगे, ठीक है। राजा राम जो थे वो राजधानी डर से कहाँ कर लिए थे, वह पहले मराठा साम्राज्य महाराष्ट्र में था। तो उसके बाद जो है राजधानी कहाँ कर लिए थे, जिंजा किए थे, जिंजी। यानी कि पूछता है क्वेश्चन कि राजा राम जो है राजधानी कहाँ बनाए थे, तो जिंजी बनाए थे। जिंजी कौन सा है, तो कर्नाटक की राजधानी मैंगलोर को बोलते हैं। आज बोलते हैं मैंगलोर, लेकिन पहले वही कर्नाटक की राजधानी कौन था, जिंजी था। इसको राजा राम द्वारा बनाया गया था। और कर्नाटक को क्या पहले बोलते थे, आकारट बोलते थे। आकारट कर्नाटक के पुराना नाम या पहले के नाम क्या था, आकारट की राजधानी जिंजी था, ठीक है। राजा राम के पत्नी का नाम क्या था, तो ताराबाई था। राजा राम पत्नी का नाम क्या था, ताराबाई था। क्या था, ताराबाई था। देखिए अब ताराबाई जो है और राजा राम जब गद्दी पर बैठते हैं, राज्याभिषेक होता है, तो इनसे 2 पुत्र होते हैं। कितना पुत्र होते हैं, 2 पुत्र होते हैं। यानी कि राजा राम और ताराबाई से 2 पुत्र होते हैं, जिसको संभाजी द्वितीय और शिवाजी द्वितीय नाम रखते हैं। अपने पिता ही के नाम पर रखा था, संभाजी और शिवाजी द्वितीय। ये संभाजी नहीं समझिएगा, ये अलग है, ठीक है। इसलिए इसमें द्वितीय लगा हुआ है। इसका उतना कोई योग काम नहीं है हम लोग। राजा राम, अब राजा राम के बारे में गद्दी पर जब बैठे तो राजा राम के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या करते हैं, राजा राम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो राजा राम के जो था उस सेनापति 2 गो थे। राजा राम के 2 सेनापति थे। कौन कौन थे, राजा राम के 2 सेनापति कौन कौन थे, शतात्री घोड़ पांडे ये सेनापति थे, जो घोड़ा का मतलब रखता था। और एक तो था धनाजी जाधव। कभी कभी पूछ देता है कि राजा राम के सेनापति कौन थे, तो शताड़ी घंट पांडे और धानाजी जाधव। थोड़ा सा नाम अजीब है, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा या मतलब नोट्स में हम लोग देखेंगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। राजा राम के 2 सेनापति थे। कौन कौन थे, शतार्थी घोड़ पांडे और धानाजी जाधव, ठीक है। इसके बाद जो है सेनापति इनके थे। और इसके बाद जब राजा राम का मृत्यु होता है तो उनका पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया जाता है, लेकिन उतना योग नहीं होते हैं। इसीलिए
उसको देख रेख के लिए इनके माता साथ में रहते हैं। इनके माता कौन हुए? तो ताराबाई हुए। ताराबाई मतलब देख रेख करते हैं, चाहे मतलब साम्राज्य को संभालते। देखिए यहाँ पर जो है ताराबाई और शिवाजी जो गद्दी को संभाले थे, तो उसको सहायता कौन करते थे? इनके माता कौन? ताराबाई। कौन करते थे? ताराबाई। और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होता है, तो मुगल के गद्दी पर कौन सा बैठता है? मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम। और यही बहादुर शाह प्रथम जब बैठता है तो इनका सेनापति जो था आजम शाह द्वारा जो है कि साहू को जेल से रिहा कर दिया जाता है। यानी कि बहादुर शाह जब गद्दी मुगल बादशाह बनते हैं तो साहू जी के जेल से रिहा कर देते हैं। और यही साहू जी बहुत ताकतवर बन जाते हैं उनके दरबार में जाकर। और यही साहू जी आते हैं और देखते हैं कि मेरा जो है कि मराठा साम्राज्य पर मेरा अधिकार पे शिवाजी बैठे हुए हैं, ताराबाई मतलब बैठे हुए हैं। तो क्या होता है कि साहू जी विरोध कर देते हैं। क्या करते हैं? साहू जी जो है विरोध कर देते हैं ताराबाई से। यानी कि साहू जी पहला जो है कि बालाजी विश्वनाथ के नाम से गद्दी पर बैठते हैं। यानी कि बालाजी विश्वनाथ के गद्दी पर बैठते हैं। बालाजी विश्वनाथ के नाम से गद्दी पर बैठते हैं। पेशवा बोला जाता था। तो जब गद्दी पर बैठते हैं तो उस समय शिवाजी भी था। तो शिवाजी और ताराबाई थे। तो ताराबाई और शिवाजी के बीच में क्या हो जाता है? दोनों में एक युद्ध हो जाता है। बैठने से पहले ताराबाई से युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? तो खेड़ युद्ध। कौन सा? खेड़ युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो 1707 में हुआ था। खेड़ युद्ध कब हुआ था? तो 1707 में। क्वेश्चन पूछता है कि खेड़ युद्ध, एगो खेड़ा युद्ध है लेकिन ये खेड़ युद्ध है। खेड़ युद्ध कब हुआ था? 1707 में। किसके बीच हुआ था? तो ताराबाई और साहू के बीच हुआ था। साहू जेल से आया था, देखा कि गद्दी कोई और हत्या आया है, तो ताराबाई से युद्ध कर देता है और ताराबाई की मृत्यु हो जाता है। क्या होता है? ताराबाई की मृत्यु कहाँ होता है? तब क्वेश्चन पूछता है ताराबाई की मृत्यु कहाँ होता है? पन्हाला में या कोल्हापुर बोलते हैं इसको, कोल्हापुर बोलते हैं। यानी कि ताराबाई की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो कोल्हापुर में हुआ था। ठीक है। और साहू क्या करते हैं कि फिर भी क्वेश्चन पूछता है। देखिए बहुत क्वेश्चन पूछता है कि साहू का राज्यभिषेक दोबारा जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो सतारा में हुआ था। साहू का राज्यभिषेक कहाँ हुआ था? तो सतारा में हुआ था। ठीक है। थोड़ा सा और इसके शासन प्रशासन के बारे में देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। 3 गो आग्ल मराठा युद्ध हुआ था। 3 गो आग्ल मराठा युद्ध हुआ था। कौन कौन? प्रथम आग्ल मराठा युद्ध कब से कब हुआ था? 1785 से 1782। 1785 से 1782। द्वितीय आग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1802 से 1805। 1802 से 1805। और उसी समय 1802 में बेसिन का संधि हुआ था मुगल द्वारा और मराठा द्वारा। ये शायद ये थे शिवाजी के समय यही संधि हुआ था 1802। बहुत पूछता है बेसिन की संधि कब हुआ? तो 1802 में। तृतीय आग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1816 से 1819। 1816 से 1819। थोड़ा सा यहाँ एक और इंपॉर्टेंट देख लीजिए कि 6 मराठा राज्य था यहाँ पर। और मराठा राज्य बहुत सारे थे लेकिन 6 इंपॉर्टेंट थे। ठीक है। एक था इंदौर। शिवाजी पढ़ लिए थे। शिवाजी के बाद जो भी आए थे साहू जी लास्ट आए थे। तो साहू जी के बाद जो है ना यह गद्दी, जिसे इस गद्दी के नाम जो है कि पेशवा के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि पेशवा का मतलब क्या होता है? तो प्रधानमंत्री। तो जब शिवाजी थे तब उस समय शिवाजी के समय में जो थे, शिवाजी के समय में इनका जो हुआ था मराठा साम्राज्य कहा जाता था, जिसका संस्थापक शिवाजी थे। और इसके बाद जब शिवाजी के बाद साहू जी बनते हैं, तो साहू जी जब गद्दी पर बैठते हैं उस समय साहू जी के बाद वहाँ के साम्राज्य, वहाँ के राजा के पेशवा कहा जाता था। और पेशवा के प्रथम शासक हुए थे बालाजी विश्वनाथ। प्रथम पेशवा कौन बने थे? बालाजी विश्वनाथ। ठीक है। पेशवा का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। और प्रथम पेशवा कौन बने थे? क्वेश्चन पूछता है। बालाजी विश्वनाथ, जो कि साहू जी के सहयोग से बने थे। ठीक है। इसके बाद देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। तो विश्वनाथ के पुत्र, उनका उत्तराधिकारी कौन बने थे? तो बाजीराव प्रथम। फिर कौन बने थे? तो बालाजी बाजीराव। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे रिकवर करिएगा कि पेशवा गद्दी पर बैठा, जिसमें बालाजी प्रथम पेशवा कौन हुए? बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा हुए। इसके बाद बाजीराव हुए। इसके बाद कौन हुए? बाजीराव प्रथम। उसके बाद तीसरा पेशवा कौन हुए? तो बालाजी बाजीराव। इसी को नाना साहेब के नाम से जाना जाता है। बालाजी बाजीराव को नाना साहेब के नाम से जाना जाता है। फिर इनका पुत्र जो था वो माधव राव था। माधव राव इस सब के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जो क्रम से हुआ है उसी को मतलब याद करने के हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जैसे प्रथम पेशवा कौन थे? तो बालाजी विश्वनाथ। दूसरा पेशवा कौन थे? तो बाजीराव प्रथम। तीसरा पेशवा कौन थे? बालाजी बाजीराव थे। ठीक है। इन्हीं का पुत्र कौन था? तो माधव राव था। यानी कि चौथा पेशवा कौन बने? तो सब में पेशवा लगा रहेगा। ठीक है। पेशवा का मतलब प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। तो चौथा पेशवा कौन बने? तो माधव राव बने थे। ठीक है। और माधव राव के जो थे ना 2 पुत्र। कौन सा? 2 पुत्र। एगो था रघुनाथ राव, एगो नारायण राव। कौन कौन था? तो एगो माधव राव के 2 पुत्र रघुनाथ और नारायण राव। और रघुनाथ राव है, इनका कोई काम नहीं हुआ था। और चौथा के बाद पंचमा जो बने थे वो नारायण राव बने थे। इसके बाद फिर छठा जो पेशवा बनते हैं वो माधव नारायण बनते हैं। और सातवां पेशवा जो थे वो बाजीराव द्वितीय। कौन? बाजीराव द्वितीय। इस क्रम से एक बार हम लोग याद करने का प्रयास किए। ऐसे इसमें से उतना क्वेश्चन नहीं पूछता है, फिर भी हम लोग क्रम से देखेंगे ताकि कुछ हम लोग का समझ में। जैसे प्रथम पेशवा कौन? बालाजी विश्वनाथ। दूसरा पेशवा कौन? बाजीराव प्रथम। तीसरा पेशवा कौन? तो बालाजी बाजीराव। ठीक है। चौथा पेशवा कौन?
माधवराव। पंचमा पेशवा कौन था? नारायण राव। छठा पेशवा कौन था? माधव नारायण। सातवां पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। कौन? बाजीराव द्वितीय। अब आते हैं बारी बारी से देखने का प्रयास करेंगे हम लोग कि कौन, जैसे कि ऐसा जो भी है जो इंपॉर्टेंट काम किया उसी के बारे में देखेंगे। तो प्रथम पेशवा बनल था बाजीराव विश्वनाथ। बाजीराव विश्वनाथ कब से कब गद्दी पर बैठे थे? तो 1713 से 1720। प्रथम पेशवा कौन हुए? तो बालाजी विश्वनाथ। कब से कब गद्दी पर बैठे? 1713 से 1720। ठीक है, ये थे साहू जी ने अपना पेशवा बालाजी विश्वनाथ को बनाया था। यही साहू जी थे ना कि अपना पेशवा बालाजी को बनाया था। साहू जी की मदद से बालाजी विश्वनाथ गद्दी पर बैठे थे और प्रथम पेशवा इनको बनाए थे। कौन बनाए थे? तो साहू जी। खाली याद रखिएगा कि बालाजी विश्वनाथ को पेशवा के गद्दी पर कौन बैठा था? साहू जी बैठाया था। साहू जी के बारे में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि साहू जी और ताराबाई के बीच में एक युद्ध हुआ था, उसी में ताराबाई को मार दिया गया था और साहू का वहीं से गद्दी पर स्थापना किए थे। साहू के जो है कि इसको बंदी बना के वहाँ औरंगजेब रख लेता, इसका लालन पालन औरंगजेब की बेटी की थी। इस सब के बारे में हम लोग पढ़ लिए, लेकिन फिर से देख लिए थोड़ा सा। आइए देखते हैं दूसरा पेशवा। इसमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लेंगे नोट्स में जो भी होगा उसको पढ़ लेंगे। और दूसरा पेशवा बाजीराव प्रथम बनते हैं। कौन बनते हैं? बाजीराव प्रथम बनते हैं। इसका शासनकाल कब से कब? 1720 से 1740। 1720 से 1740। ठीक है, यह विश्वनाथ के पुत्र थे। किसका पुत्र थे? विश्वनाथ के पुत्र थे। बालाजी प्रथम जो थे वो विश्वनाथ के पुत्र थे, जो भी गद्दी पर बैठे थे उनका पुत्र थे। ठीक है, और इसने बाजीराव प्रथम ने पादशाह की उपाधि धारण किया था। किसका उपाधि? कभी कभी पूछता है कि पादशाह की उपाधि धारण कौन किया था? तो बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम। और बाजीराव जो थे ना, तो एक कहानी इनका है जिसे प्रेम एक इसे करते थे किनसे? मस्तानी से। सर बाजीराव जो थे मस्तानी से मतलब प्रेम करते थे। तो यही बाजीराव और मस्तानी का प्रेम कहानी एक लिखा गया है पुस्तक, तो उसमें भी इनका जानकारी मिलता है। खरू सब ने पूछता है। इतना याद रखिए कि बाजीराव जो है कि पदशाह के उपाधि धारण किए थे। ठीक है, पदशाह के उपाधि धारण किए थे। और एक कथन बोले थे बाजीराव जो थे, एक कथन बोले थे। देखिए यहाँ पर कथन है कि जर जर वृक्ष की तना काटा जाए तो अटक से कटक तक साम्राज्य हमारा होगा। कौन बोले थे? तो बाजीराव प्रथम बोले थे। इसका मतलब समझे, यानी कि जड़ यानी कि जड़ी जो होता है, वृक्ष का जो जड़ी होता है, अगर जड़ी को हम काट देंगे तो सारा साम्राज्य क्या हो जाएगा? मेरा हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि पेड़ को काटना रहता है, बहुत सा विशाल पेड़ है, तो एक बार में अगर उसको काटते हैं गिराते हैं तो हानि पहुंचाएगा। इसीलिए इसको कहना था कि जर जर वृक्ष की तना काटा जाए, वृक्ष की तना को काटा जाए। और यही पेड़ के मतलब ढेर सारा तना है, अगर उसको धीरे धीरे तना को काटते जाते हैं तो पेड़ छोटा हो जाएगा और पेड़ को आसानी से हम लोग गिरा सकते हैं। उसी को बोलता है कि तना को काटा जाए तो अटक से कटक तक साम्राज्य हमारा होगा। एक क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा है कि जर जर वृक्ष की तना काटा जाए तो अटक से कटक तक साम्राज्य हमारा होगा। किसका कथन है? तो बाजीराव प्रथम के। किसका कथन है? बाजीराव प्रथम से। ठीक है, इसका देखिए प्रेम कहानी मस्तानी थे। खैर नहीं पूछता है। ठीक है, आइए बाजीराव जो थे ना युद्ध मतलब ये लड़े थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 युद्ध लड़े थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला युद्ध जो लड़े थे ना वो 1724 में लड़े थे। उसी को क्या बोला जाता है? सुकुर खेड़ का युद्ध। सुकुर खेड़ का युद्ध कब हुआ था? 1724। सुकुर खेड़ का युद्ध कब हुआ था? 1724। देखिए यही जो है कि सेट में हम लोग का कल के ही सेट में ही आया था। सुकुर खेड़ का युद्ध कब हुआ था? तो 1724 में हुआ था। किसके किस बीच हुआ था? बाजीराव प्रथम और निजाम उल मुल्क के द्वारा हुआ था। निजाम उल मुल्क के द्वारा बाजीराव जीत जाते हैं और निजाम प्रथम हारे जाते हैं, बाजीराव जीत जाते हैं। दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1728। 24-28 पालखेंडा का युद्ध। इसको पालखेंडा के युद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पालखेंडा के। इंपॉर्टेंट एकदम युद्ध याद करिएगा। सुकुरखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 24 में हुआ। पालखेंडा के युद्ध कब हुआ था? 28 में हुआ। इसमें बाजीराव और निजाम थे, बाजीराव और मुगल निजाम थे। ठीक है, निजाम इसमें हार जाता है। तीनों में बाजीराव जीत जाता है, तो दोनों के बीच संधि हो जाता है। उस संधि का क्या नाम था? मूंगी शिव गांव की संधि। मूंगी शिव गांव की संधि। मूंगी शिव गांव की संधि किसके किस बीच हुआ था? निजाम और बाजीराव के बीच में हुआ था। यानी कि पालखेंडा के समय कौन सा संधि हुआ था? तो मूंगी शिवगांव के संधि कब हुआ था? तो 1728 में। 2 को ठीक याद हो गया। तीसरा 1737 से 38। 1737 से 38 में बाजीराव प्रथम जो थे ना चले जाते हैं भोपाल। कहाँ चले जाते हैं? भोपाल। तो भोपाल में जो है कि एक अंतिम युद्ध करते हैं, भोपाल युद्ध। इसी का नाम है भोपाल युद्ध। ठीक है, कब हुआ था? 1737 से 38 में। बाजीराव और किसके बीच हुआ था? तो निजाम के बीच हुआ। ये देखिए निजाम जो था ना बार बार इसे युद्ध करता था, क्योंकि इसको छोड़ देते थे। बाजीराव जो है ना कि इसको हरा करके छोड़ देते थे, संधि करवा लेते थे, इसको मार देते तो युद्ध होवे नहीं करता था। बार बार इसे टांग लड़ा देता था। बाजीराव निजाम के बीच भोपाल में भी युद्ध हुआ था 1737 से 38 में। फिर इस हार जाता है, फिर पगला हार जाता है, ये जीत जाते थे। फिर से एक संधि कर देते हैं, दुरई की संधि। क्या? दुरई के संधि। कब? दुरई के संधि। ठीक है, दुरई के संधि कब होता है? तो 1737-38 में भोपाल युद्ध के समय। ठीक है, फिर निजाम को मतलब कुछ करके छोड़ दिया जाता है। फिर बाजीराव, अब देखिए फिर बाजीराव के जो है ना कि 1740 में मृत्यु हो जाता है। क्या? 1740 में मृत्यु हो जाता है। 1740 में मृत्यु हो जाता है। बाजीराव से इतना जो इंपॉर्टेंट है 3 युद्ध याद रखिएगा, एक कथन याद रखिएगा। फिर इसका पादशाह की उपाधि धारण किया था। कौन? बाजीराव प्रथम। ठीक है, गद्दी पर 1713 से 1720 में बैठे थे। फिर अगला तीसरा पेशवा जो थे बालाजी बाजीराव। देखिए इन लोग के क्या होता था ना कि दादा के नाम और पिता के नाम जोड़ के अब पोता के नाम रखा जाता था। जैसे पोता हुए, ठीक है, तो इनका दादा बालाजी विश्वनाथ थे। बालाजी विश्वनाथ है, वहाँ से उठा लिया बालाजी, और उनका पुत्र थे बाजीराव प्रथम, तो बाजीराव यहाँ से उठा लिया, और दोनों के मिला के इनका पोता का नाम हो गया बालाजी बाजीराव। यानी कि तीसरा पेशवा कौन बने? बालाजी बाजीराव। कब से कब गद्दी पर बैठे थे? 1740 से 1761। जिसे हम लोग महाराष्ट्र के लोग क्या होते थे ना कि हम लोग किसी टाइटल में कुछ अलग अलग नाम देते हैं, रॉय मल्होत्रा, इस टाइटल में देते, तो उसी तरह से महाराष्ट्र के लोग क्या करते थे? पोता के नाम रखते थे, तो अपने दादाजी और पिताजी के मिला करके रखते थे। ठीक है, 1740 से 1761 में। ठीक है,
अब बालाजी बाजीराव के बारे में थोड़ा सा दो चार को देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या क्या है। तो साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार बहुत पूछता है, किस पेशवा के द्वारा साम्राज्य के सबसे ज्यादा विस्तार हुआ था? बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव। इसको बहुत अच्छा है, इसको याद करिएगा। सर्वाधिक विस्तार, साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ था? बालाजी बाजीराव के समय में। यह राजधानी परिवर्तित किए थे, राजधानी क्या किए थे ना कि परिवर्तन किए थे। सतारा था तो सतारा से उठा करके और पुणे में कर दिए थे। कहाँ कर दिए थे? पूना में कर दिए थे। सतारा से राजधानी को हटा करके पूना में कर दिए थे, ठीक है। और पातशाह की उपाधि भी धारण किए थे, यानी कि पूछेगा कि पातशाह का उपाधि धारण कौन किए थे? तो बालाजी बाजीराव भी किए थे, बालाजी बाजीराव भी किए थे और बाजीराव प्रथम भी किए थे। सॉरी बालाजी प्रथम जो थे बादशाह की उपाधि धारण किए थे और बालाजी बाजीराव जो थे बादशाह के उपाधि को समाप्त कर दिए थे। ये उपाधि को समाप्त कर दिए थे कौन? बालाजी बाजीराव। बालाजी प्रथम इस उपाधि को स्थापना किए थे और बालाजी बाजीराव इसको पद को समाप्त कर दिए थे, ठीक है। और इनके बीच इनके समय में भी 3 गो बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ था। इनके समय में भी 3 गो इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ था। बालाजी प्रथम के समय में 3 गो युद्ध हुआ था, इसके समय में भी युद्ध हुआ था जो इंपॉर्टेंट है। और यही जो निजामुआ के छोड़ देते थे ना, तो यही निजामुआ पगला बार बार युद्ध करता था। तो देखिए 1752 में, कब? 1752 में बालाजी बाजीराव और निजाम के बीच होता है युद्ध होता है, ठीक है। निजाम फिर से हारा जाता है, बालाजी बाजीराव जीत जाते हैं। तो फिर यहाँ एक संधि कर देते हैं, भलकी का संधि कहा जाता है। भलकी के संधि कब हुआ था? तो 1752। कब हुआ था? तो 1752। भलकी के संधि कब हुआ था? 1752। निजाम और बालाजी बाजीराव के समय। बालाजी बाजीराव जीत जाते हैं, निजाम हार जाता है, तो संधि करके फिर इसको छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ से उन्हें पूछता है, खाली पूछता है कि भलकी का संधि कब हुआ? तो 1752 में। 1752 में। दूसरा युद्ध हुआ था 1757 में, सिकंदर खेड़ा का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर खेड़ा युद्ध के नाम से जाना जाता है। और अंतिम युद्ध हुआ था 1760 में, और इसी में उदयगिरी का युद्ध हुआ था 1760 में। और इसी में निजाम को पूरी तरह से मार काट के फेंक देता है। कहता है कि बार बार ही हमसे लड़ जा रहा है। जीतता एको बार नहीं था, जीतता एको बार नहीं था, खाली हार जाता था। इसीलिए लास्ट में कहा कि 1760 में मार काट के इसको फेंक दिया। किसको? निजाम के, मुगल थे, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। 3 गो युद्ध हम लोग देख लिए। बालाजी 52 में हुआ था, वो संधि हुआ था भलकी की संधि, भलकी की संधि। 1757 में सिकंदर खेड़ा का युद्ध हुआ था। 60 में उदयगिरी का युद्ध हुआ था। यहाँ तक याद हो गया। और एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। कौन? बहुत इंपॉर्टेंट एकदम, VVI इसको मान लीजिए, कौन कौन किया था, कैसे कैसे किया था। तो पानीपत के तृतीय युद्ध जानबे करते हैं कि कब हुआ था? 1761 में, ठीक है। तो पानीपत के तीसरा युद्ध जब हो रहा था, तो देखिए इधर से जो थे ना, इस साइड देखिए इनका नाम लिखा हुआ है, इस साइड से थे अहमद शाह अब्दाली थे। कहाँ के थे? अफगान से थे, ठीक, अफगान से थे। कौन? अहमद शाह अब्दाली। और फिर शाह सुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब थे। एक तरफ से इन लोग नेतृत्व कर रहे थे, एक तरफ से इन लोग पेशवा लोग नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। तो पेशवा में इधर था सदाशिव थे, विश्वनाथ राव थे, इब्राहिम गांधी थे, ठीक है, इसको बताएंगे। लेकिन एने से देखिए हम लोग जो बंगाल देने से थे, तो अहमद शाह अब्दाली जो अफगान के थे वह युद्ध में, पानीपत के तृतीय युद्ध में भाग लिए थे। फिर सिजाउद्दौला जो थे अवध के नवाब थे, वो पानीपत के तृतीय में इस साइड से भाग लिए थे। हाजिम रहमान खां थे और सादुल्ला खां थे, सादुल्ला खां, हाजिम खां और सुजाउद्दौला अवध के नवाब थे। ये सब मुगल देने से भाग लिए थे। 4 शासक, कभी कभी दे देता है किसके किसके बीच हुआ था। तो कौन कौन भाग लिए थे इसमें? पानीपत के तृतीय युद्ध में मुगल शासक कौन कौन थे? तो अहमद शाह अब्दाली थे, सुजाउद्दौला था, हाजिम रहमान था, सादुल्ला खां था, सादुल्ला खां, हाजिज रहमान खां, सुजाउद्दौला, अहमद खां मुगल तरफ से भाग लिए थे पानीपत के तृतीय युद्ध में। और पानीपत के तृतीय युद्ध में पेशवा तरफ से कौन कौन भाग लिए थे? तो एक सदाशिव थे, क्या थे? सदाशिव थे और विश्वनाथ राव थे। विश्वनाथ राव जो थे उस विश्वनाथ राव जो थे ना, विश्वनाथ राव के चचेरा भाई था सदाशिव, ठीक है। सदाशिव विश्वासनाथ, और ये जो था विश्वासनाथ जो था ना, वो बाजीराव का पुत्र था। किसका? बालाजी बाजीराव के पुत्र विश्वनाथ राव हुए। विश्वनाथ राव जो थे बालाजी बाजीराव प्रथम के पुत्र हुए और ये जो है कि युद्ध को संभाले थे। फिर एक और शासक था इब्राहिम गांधी। कौन था? इब्राहिम गांधी। यह पेशवा के सेनापति थे। कौन थे? पेशवा के सेनापति। ये क्या कर रहे थे? तो तोप का नेतृत्व कर रहे थे, मतलब तोप को देख रेख यही कर रहे थे। कौन? इब्राहिम गांधी। और इधर से जो है कि पानीपत के तृतीय युद्ध हुआ और जिसमें इन लोग जीत जाता है, इन लोग हार जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मुगल बादशाह कौन थे? चाहे मुगल तरफ से कौन कौन लड़ रहे थे? तो अहमद शाह अब्दाली, साउजुद्दौला, हाजिम रहमान खां और सादू खां, ठीक है। पेशवा कौन थे? तो विश्वनाथ राव थे और सदाशिव थे और इब्राहिम गांधी थे, पेशवा देने से लड़ रहे थे, ठीक है। तो ये एक बार देख लीजिएगा अच्छा से, ना होगा तो नोट से हम लोग क्लियर करने के प्रयास करेंगे। और एक और पूछता है क्वेश्चन जो पूछा था कि पानीपत का तृतीय युद्ध किस व्यक्ति ने अपने आंखों से देखा था? तो काशी राज पंडित, जो कि अपने आंखों से देखा था। ये क्वेश्चन पूछता है कि पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था, वह किस व्यक्ति था जो अपने आंखों से देखा था? तो काशीराव पंडित, ठीक है। चलिए हो गया यहाँ तक। उसके बाद जो है कि पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद मुगल बादशाह कौन बने? तो मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में भी देखेंगे। लेकिन अब इसके बाद जो है कि यहाँ तक जो है कि पेशवा जो हार जाते हैं, तो यहाँ पर खत्म, पेशवा के साम्राज्य खत्म हो जाता है। और यहीं से उत्पन्न होता है क्या? उत्तर मुगल काल। क्या स्थापना होता है? उत्तर मुगल काल, जो कि हम लोग देखेंगे कल। उत्तर मुगल काल में जैसे मोहम्मद शाह आएगा,
फिर फर्रुखसियर आएगा, वो सब जो भी है उत्तर मुगल काल से क्वेश्चन पूछता है। यानी कि मराठा साम्राज्य हम लोग खत्म किए, मराठा साम्राज्य के शाहू जी अंतिम थे। उसके बाद पेशवा बनाए, जो कि पेशवा के प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ को बनाया गया, द्वितीय बाजीराव को बनाया गया, तृतीय बालाजी बाजीराव को बनाया गया। या इसने पूरी तरह से साम्राज्य पर राज्य किया और इसके बाद जो है कि अंतिम में जो है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में हार जाता है। तो यहाँ से उत्पन्न होता है उत्तर मुगल काल। यानी कि मुगल काल हम लोग औरंगजेब तक पढ़ लिए, जिसमें सारा चीज हो गया। उसके बाद उत्तर मुगल काल आते हैं, जिसमें 4-5 को शासक जो इंपॉर्टेंट है, तो उसको देखने का प्रयास करेंगे कल। इसके बाद फिर हम लोग नोट से साम्राज्य को पढ़ चुके थे, जो कि लास्ट हम लोग पढ़े थे पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 में था, अहमद शाह और विश्वनाथ के समय। उसके बाद फिर क्या होता है कि मुगल साम्राज्य है कि खत्म हो जाता है और वहीं से चालू होता है उत्तर मुगल काल। क्या चालू होता है? उत्तर मुगल काल चालू होता है, जिसमें मुगल वंश हम लोग पढ़े, जिसमें मराठा साम्राज्य पढ़े और मुगल साम्राज्य पढ़ लिए। तो मुगल साम्राज्य के बाद उत्तर मुगल काल चालू होता है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट शासक जो है काम किए। थोड़ा सा इसको देख लेंगे, इतना पूछता नहीं है, लेकिन जो मेन है जैसे फर्रुखसियर हो गया, बहादुर शाह हो गया, ये सब पूछता है, अहमद शाह हो गया, ये सब जो मेन है ये सब पूछता है, इसलिए इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो पहले देख लेते हैं मुगल काल में जो है खत्म कौन कौन सा हुआ। तो मुगल काल में हम लोग बाबर पढ़ लिए। मुगल काल में कौन कौन शासक काम किए थे, कैसे कैसे किए थे। जैसे मान लेते हैं सबसे पहले मुगल के संस्थापक कौन थे, तो बाबर थे। बाबर कब आए थे, तो 1526 में आए थे, 1527 तक रहे थे, ठीक है। इसके बाद हुमायूं आए थे, हुमायूं 1530 में 30 से 40 2 बार इनका राज्याभिषेक हुआ था, मानते हैं 1530 से 1540 में, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, कन्नौज के युद्ध में 1539 में इसको शेर ससुरी द्वारा मतलब मार के भगा दिया गया था। तो फिर 40 से 45 शेर ससुरी के मतलब रहा था, उस नोट्स में हम लोग क्लियर करेंगे। फिर दोबारा आता है सर हिंद की युद्ध लड़ता है 55 में, और 56 में 1555 से 56 तक फिर से ही हुमायूं रहता है, ठीक है। इसके बाद जो है कि 56 में गिरकर और इनका मृत्यु हो जाता है। इसके बाद इनका पुत्र आता है कौन, अकबर। कौन आता है, अकबर। किसको, अकबर। शाहजहां, बाबर, हुमायूं, अकबर। 1526 से 1605, ठीक है। इसके बाद जहांगीर। कौन आता है, जहांगीर, 1605 से 27। उसके बाद शाहजहां 27 से 57। सबके बारे में देख लिए हम लोग, नोट्स में क्लियर करेंगे। इसके बाद लास्ट जो मुगल शासक होता है कौन होता है, औरंगजेब होता है। कौन होता है, औरंगजेब होता है, जो कि कब आता है, औरंगजेब जो है कि 1658 से 1707 तक रहता है। 1707 में इनका मृत्यु हो जाता है, ठीक है। इनका मृत्यु हो जाता है। यहीं से क्या होता है ना, औरंगजेब जो है कि मराठा साम्राज्य के 20-25 साल तक तबाह कर दिया था। दक्षिण भारत में रहता था। दक्षिण भारत के जो मराठा सम्राट शिवाजी जो थे, शिवाजी उस सबके जो है कि बहुत मतलब इसने संघर्ष किया और आखिर 1707 में यह मृत्यु हो जाता है, ठीक है। 1707 में जब मृत्यु हो जाता है तो इनका बेटा 3 हुआ था। कौन कौन था, मुअज्जम, अज्जम और कामवक्ष। औरंगजेब के समय जो है कि मराठा साम्राज्य जो है कि खत्म हो गया था, ठीक है। तो मुगल साम्राज्य के जो थे मुअज्जम थे, आजम थे और कामवक्ष थे, जो कि औरंगजेब के पुत्र थे। तीनों अपने में लड़ने लगे थे, ठीक है। एक युद्ध लड़ा था 1707 में, एक तो 1709 में लड़ा था। 2 युद्ध चला था, एक जजाउज का युद्ध बोलते हैं, एक तो बीजापुर के युद्ध बोलते हैं, ठीक है। देख लेते हैं थोड़ा सा, जैसे कि बहादुर शाह जो था ना, मतलब मुअज्जम था। मुअज्जम के मूल नाम क्या था ना, बहादुर शाह से गद्दी पर बैठता है, बहादुर शाह प्रथम के नाम से, ठीक है। इन्होंने अपने में तीनों लड़ने लगे गद्दी के समय थी। उत्तर मुगल काल में जो है ना, मतलब यहीं से चालू होता है उत्तर मुगल काल पे। मुगल वंश खत्म कर देते हैं, पूर्ण रूप से समाप्त कर देते हैं, और ये तीनों के अपने में संघर्ष होता है, जो कि 1707 में होता है। कौन सा, जजाऊ का युद्ध होता है। कौन सा, जजाऊ का युद्ध किसके बीच होता है, तो आजम और मुअज्जम के बीच। आजम और मुअज्जम दोनों पुत्र औरंगजेब के पुत्र है, ठीक है। आजम और मुअज्जम जीत जाता है, आजम हार जाता है, ठीक है। इसी युद्ध के क्या बोलते हैं, जजाउज का युद्ध कब हुआ, 1707 में किसके बीच हुआ, तो आजम और मुअज्जम जीत जाता है। तो फिर एक बार छोटका भाई आता है मुअज्जम से फिर से युद्ध कर देता है, और ये युद्ध के क्या नाम था, बीजापुर के युद्ध। क्या, बीजापुर के युद्ध कब हुआ था, 1709 में बीजापुर के युद्ध किसके बीच हुआ था, तो मुअज्जम और कामवक्ष के बीच हुआ था। कामवक्ष के बीच हुआ था। कामवक्ष फिर आ जाता है, मुअज्जम जीत जाता है, और यही मुअज्जम जो है औरंगजेब के पुत्र था, ठीक है। बीजापुर के जैसे युद्ध जुड़ता है तो अपन नाम को मुअज्जम नाम को बहादुर शाह प्रथम रखता है और न्यू राजवंश की स्थापना करता है, जिसका नाम है उत्तर मुगल काल। देख पा रहे होंगे आप लोग, उत्तर मुगल काल 1707 से 1857 तक रहता है। और उत्तर मुगल काल के प्रथम शासक बहादुर शाह प्रथम बनते हैं। क्या बनते हैं, बहादुर शाह प्रथम बनते हैं, जो 1707 से 12 तक रहते थे। इसे साहेब बेखबर भी कहा जाता था। उत्तर मुगल काल के प्रथम शासक बहादुर शाह हुए और अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय। देखिए दोनों सेम है, याद करने के लिए, बहादुर शाह प्रथम और बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है, जो 1857 में दिल्ली में मतलब मुगल के संस्थापक थे, ठीक है। तो हम लोग उत्तर मुगल काल में 11 शासक ने काम किया है, जिसमें हम लोग 3-4 को इंपॉर्टेंट जो है उसको देखने का प्रयास करेंगे। एक बार क्रम से हम लोग पढ़ लेते हैं। उत्तर मुगल काल के संस्थापक जो थे बहादुर शाह प्रथम, इसे साहेब बेखबर कहा जाता था। दूसरा शासक हुआ जहांदार शाह 1712 से 1713। इसी को कहा जाता था लंपट मूर्ख, मूर्खता जैसा काम करता था, इसीलिए इसको लंपट मूर्ख। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि लंपट मूर्ख के नाम से किसे जाना जाता है, तो जहांदार शाह। तीसरा शासक आया फर्रुखसियर, इसी एकदम इंपॉर्टेंट यही है, फर्रुखसियर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
फर्रुखसियर 1713 से 1719 तक रहा, 1713 से 19 तक। और इसको घृणित कायर कहा जाता है, घृणित कायर। घृणित कायर किस लिए कहा जाता है? तो फर्रुखसियर जो है ना, एक बार क्या हुआ, इसका एक मतलब एक तरह से बीमारी हो गया जो शरीर पर पूरा दाने दाने के टाइप में हो गया, और इसका इलाज कोई नहीं कर पा रहा था। इसका इलाज फर्रुखसियर का कोई नहीं इलाज कर पा रहा था, सारा जगह से ही परेशान था। लेकिन एक अंग्रेज शासक थे जो इसको जो है कि इसका इलाज आयुर्वेदिक के रूप में इसको इलाज को ठीक कर देते हैं, ठीक कर देते थे। यही फर्रुखसियर जो था औरंगजेब के अपने अथी में, अपने साम्राज्य में क्या करता है ना कि मुक्त व्यापार करना फ्री कर देता है। इसका क्या तो नाम है, लेकिन देख लेंगे हम लोग थी में क्या बोलते हैं नोट्स में। मुक्त व्यापार यानी कि बिना टैक्स के व्यापार करने के लिए इसको आदेश दे देता है, किसको? अंग्रेज को। इसीलिए फर्रुखसियर को इसको बोला जाता है घृणित कायर, घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब लोग के सॉरी अंग्रेज लोग की जो है कि बिना टैक्स लिए हुए व्यापार करने के लिए छूट दे दिया था, और इसी को मैग्ना कार्टा बोला जाता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा के रूप में जानते हैं। इसे देख लेंगे हम लोग और अच्छा से। उसके बाद में 4 2 और आया था, रफीद उल दरजात और रफीद उल दौला। रफीद उल दरजात और रफीद उल दौला, ये दोनों को सैयद बंधु या सैयद अली बंधु या सैयद बंधु कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में उतना इंपॉर्टेंट ना है, लेकिन देख लेंगे यहाँ। इसके बाद मोहम्मद शाह, छठा कौन आया था? उत्तर मुगल काल के छठा शासक कौन था? मोहम्मद शाह। इसे रंगीला बादशाह कहा जाता था। रंगीला बादशाह मतलब ये क्या होता था ना, ये औरत प्रेमी था हमेशा, मतलब औरत या मतलब ऐसी होती थी उसके साथ एकदम मस्त रहता था, एकदम रंगीला रहता था, इसलिए इसको रंगीला बादशाह कहा जाता था। किसको? मोहम्मद शाह को। 1719 से 1748, 1719 से 1748। संतवा शासक आता है अहमद शाह, संतवा अहमद शाह। 8वां आलमगीर द्वितीय, 1754 से 58। 9वां शाह आलम द्वितीय, 1759 से 1806। फिर 10वां अकबर द्वितीय, 1806 से 1837। 11वां देखिए ये इंपॉर्टेंट एकदम बीबी। 11वां जो अंतिम उत्तर मुगल काल के संस्थापक कौन था? बहादुर शाह प्रथम। अभी तक हम लोग बहुत कंफ्यूज होते थे, बहादुर शाह प्रथम कौन है, बहादुर शाह द्वितीय कौन है? तो यही था बहादुर शाह द्वितीय। इसी के नाम से, इसी को नाम जाना जाता था बहादुर शाह, बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता था इसको जो है कि 1857 के क्रांति में क्या हुआ था, तो इसको रंगूर के जेल में मतलब इसको रख दिया गया था। इसी के कारण इनका मृत्यु हो जाता है। इनका पत्नी का नाम जो था, जब 1857 आक्रोश लेता है और दिल्ली पर आक्रमण कर देता है, तो ये भाग जाते हैं। ये भाग कर एक महल में छिप जाते हैं, तो इसका पत्नी ने इनको कहता है कि आप कायर हैं, इसी तरह से मतलब कुछ लालच देता है इसको कि आप ऐसे हैं। और इनका पत्नी का नाम था जीनत महल। क्या नाम था? जीनत महल। इन्होंने फिर इसके बाद जो है कि इसको महल में से निकाल करके और इसको रंगूर के जेल में कैद कर दिया गया था, और फिर इनका मृत्यु हो जाता है। ऐसे हम इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे, एक बार फिर से रिकवर करते हैं सारा। उत्तर मुगल काल के बहादुर शाह प्रथम, जहांगीर शाह, फर्रुखसियर, रफीद उद रजात, रफीद उद दौला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह और आलमगीर द्वितीय। देखिए यहाँ से आराम से याद हो जाएगा कौन कौन है। आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, सब द्वितीय। आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। ऊपर से बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, 3 को यहाँ से याद करिए। बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियर। बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह और फर्रुखसियर। बहादुर शाह प्रथम और जहांदार शाह और फर्रुखसियर, ये दो नहीं पूछता है, लेकिन देख लेंगे। इसके बाद डायरेक्ट यहाँ देखें छठा मोहम्मद शाह, जानवे करते हैं रंगीला बादशाह। अहमद शाह, मोहम्मद शाह दोनों एक है। मोहम्मद शाह अहमद शाह और नीचे सारा जो है द्वितीय। आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, चारों ही एक साथ में याद कर लीजिए। आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। बहादुर शाह प्रथम, जहांगीर शाह, फर्रुखसियर। बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियर। बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, ठीक है। मोहम्मद शाह, आलमगीर शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर। आप लोग भी बोलिएगा तो याद हो जाएगा। बारी बारी से हम लोग देखेंगे, चूंकि हम लोग बहादुर शाह के प्रथम, इसी को मुअज्जम कहा जाता था, जो कि औरंगजेब, इनका मूल नाम क्या था? मुअज्जम था। कब से कब गद्दी पर बैठे? 1707 से 1712। इनका पिता का नाम क्या था? औरंगजेब था, ठीक है, औरंगजेब था। इसके बाद दूसरा शासक और फिर तीसरा शासक फर्रुखसियर के बारे में देखेंगे। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, तो आप लोग बने रहिए इसी तरह से। फिर हम इसको मिटा के शासक लिखने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि जहांदार शाह था। कौन था? जहांदार शाह। कब गद्दी पर बैठा था? 1712 से 1713, 1712 से 1713। यह सबसे कमजोर शासक था। जहांदार शाह जो थे उत्तर मुगल काल के दूसरा शासक थे, जो सबसे कमजोर शासक था, ठीक है। यह जो था ना, इसलिए कमजोर शासक था कि ये भी प्रेम करता था। ये भी एक लाल कुमारी वैश्या थी। क्या थी? लाल कुमारी वैश्या। एक चक्कर में पगलाइल रहता था। लाल कुमारी वैश्या के चक्कर में क्या होता था? पगलाइल रहता था। इसी के कारण इसको कमजोर शासक के रूप में जाना जाता था। और यह गद्दी पर जो है जहांदार शाह जो था, गद्दी पर किसके सहयोग से बैठा था? तो जुल्फिकार खां के सहयोग से गद्दी पर बैठा था। जुल्फिकार खां के सहयोग से गद्दी पर बैठा था। कौन? जहांदार शाह। और यह एक मतलब कमजोर शासक था, ठीक है। ये भी प्रेम जाल में फसल था, किसके साथ? तो लाल कुमारी वैश्या के साथ, ठीक है। और सैयद बंधु के सहयोग से जहांदार शाह को हत्या कर दिया गया। किसको? जहांदार शाह को हत्या कर दिया गया था। सही कौन सहयोग किया था? सैयद बंधु। और हत्या कौन किया था? फर्रुखसियर किया था। कौन किया था? फर्रुखसियर क्या किया? इसको हत्या कर दिया। किसको? जहांदार शाह को। किसके सहयोग से? क्वेश्चन पूछता है, किसके सहयोग से जहांदार शाह को हत्या किया गया था? सैयद बंधु। सैयद बंधु कौन थे? दो को देखे थे ना हम लोग, सौगत खां और दाऊद खां। उसी के सहयोग से जो है कि फर्रुखसियर ने जहांदार शाह के हत्या कर दिया था, ठीक है। और इसे लंपट मूर्ख कहा जाता था, क्योंकि प्रेमी था, इसलिए इसको लंपट मूर्ख कहा जाता था। किसको?
जहांदार शाह के, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट होगा जो नोट्स में हम लोग देखेंगे, तीसरा शासक जो थे ये थे फर्रुखसियर, तीसरा शासक जो थे जो फर्रुखसियर थे, जो इससे क्वेश्चन एकदम रहता ही रहता है। इसका कार्यकाल 1713 से 1719, 1713 से 1719, 1713 से 1719, ठीक है। सैयद बंधु के सहयोग से इन्होंने गद्दी पर बैठा था। पूछता है कि फर्रुखसियर ने उत्तर मुगल काल की गद्दी पर किसके सहयोग से बैठा था? सैयद बंधु के सहयोग से बैठा था, सैयद बंधु के सहयोग से बैठा था, ठीक है। और शाही फरमान अंग्रेज को दे दिया था। देखिए बताया था ना, जो फर्रुखसियर को एक बीमारी हुआ था जो ठीक नहीं हो रहा था, ठीक नहीं हो रहा था। एक अंग्रेज व्यक्ति ने इस बीमारी को इसको ठीक कर देता है, तो फर्रुखसियर ने उस अंग्रेज को शाही फरमान जारी कर देता है। शाही फरमान का मतलब क्या होता है ना, कि मेरे देश में आप फ्री कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं। यह अंग्रेज को दे दिया था। कब दिया था? तो 1707 में। इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है या घृणित काल कहा जाता है। किसको? तो फर्रुखसियर को, ठीक है। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है कि यह बिना कर लिए शाही फरमान जारी कर दिया था, अंग्रेज को दे दिया था 1717 में, ठीक है। आगे देखते हैं कि राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि दिया था। फर्रुखसियर जो था, राजा जय सिंह जो थे उसको सवाई का उपाधि दिए थे। सवाई की उपाधि राजा जय सिंह की उपाधि कौन दिया था? तो फर्रुखसियर दिया था। सवाई की उपाधि कौन दिया था? तो फर्रुखसियर दिया था, ठीक है। और 1716 में बंदा बहादुर को फांसी दे दिया था। बंदा बहादुर शासक थे, उसी के दरबार में रहते थे, जिनको बंदा बहादुर के 1716 में इसको फांसी दे देता है। देखेंगे इसको, ठीक है। बंदा बहादुर को क्या दे देता है? फांसी दे देता है। जब फांसी दे देता है तो इसको क्या करता है? फर्रुखसियर के सब प्लान बनाता है सैयद बंधु ने मारने के लिए। क्या? सैयद बंधु ने मारने के लिए। और देखते हैं अगला शासक जो है गद्दी पर बैठता है, चौथा शासक मोहम्मद शाह। कौन बैठता है? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। क्या? रंगीला बादशाह। रंगीला बादशाह कहे कि मतलब क्या कि औरत प्रेमी। यह पगला था ना कि औरतें से प्रेम करता था, ठीक है। सब प्रेम जाल में तो फंस के मरवे किया है। देखिए रंगीला बादशाह जो था, इसको इसीलिए रंगीला कहा जाता था, यह पूरा अपना इथी में रहते थे, ठीक है। और सैयद बंधु का पतन फर्रुखसियर ने हत्या कर दिया था। और सैयद बंधु को जो है, सैयद बंधु दो हम लोग पढ़े थे, उसको हत्या कौन किया था? फर्रुखसियर किया था। कौन किया था? फर्रुखसियर किया था। और मोहम्मद शाह जो थे ना, कुछ राज्य को जीते थे, जो हैदराबाद, सबसे पहले हैदराबाद को अपने राज्य में मिलाए थे। और हैदराबाद के शासक कौन था? चिनकलिज खा, ठीक है। अवध को मिलाया था। अवध के शासक कौन था? साउदत खा। फिर था बंगाल। फिर कौन? बंगाल। तीसरा बंगाल। कभी कभी मिलान करने के लिए दे देता है, या तो कभी कभी सीरियल में दे देता था। सबसे पहले हैदराबाद, अवध, बंगाल और कर्नाटक। बंगाल के शासक कौन था? मुर्शिद कुलित खा। कर्नाटक के कौन? सादुल्ला खा, ठीक है। मोहम्मद साहब के समय में ही, मोहम्मद साहब जब गद्दी पर बैठे थे तो एक ईरान के शासक था नादिर शाह। कौन था? नादिर शाह। इसने आक्रमण कर देता है। कहाँ? तो उत्तर मुगल दरबार में। कौन सा? नादिर शाह। यही नादिर शाह था जो ईरान के व्यक्ति थे, इसने आक्रमण करता है। उस समय उत्तर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह थे, ठीक है। और यह तख्ते ताउत को ले के भाग जाता है। तख्ते ताउत मतलब क्या? तो उनका सिंहासन जो था ना, मयूर के बना हुआ था, और वही मयूर के सिंहासन को नादिर शाह लेके भाग जाता है ईरान, ठीक है। और वह मयूर सिंहासन पर, उस पर कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था। कोहिनूर हीरा के भी इन्होंने लेके भाग जाता है। कौन? नादिर शाह, ठीक है। नादिर शाह जब ये लेके चले जाते हैं तख्ते ताउत को ले भागता है। पूछता है तख्ते ताउत को किसने मतलब लेके भागा था? तो नादिर शाह। और नादिर शाह जो है मोहम्मद शाह से हीरा को लेके भाग गया था। ये मतलब उससे आक्रमण में छीना था, ठीक है। अंतिम मुगल बादशाह जो हुए, बादशाह हुए, ठीक है। बादशाह बहादुर शाह जफर हुए, ठीक है। बहादुर शाह जफर, जो कि आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोग के समझ में आया होगा, या तो नोट के माध्यम से सारा चीज़ को क्लियर करने का प्रयास करेंगे।